स्पेशियल इंटरेक्शन थ्योरी अर्थात स्थानिक पारस्परिक अंतर क्रियाओं का सिद्धांत। साथियों, इस वीडियो में मैं एडवर्ड उलमैन महोदय के द्वारा प्रतिपादित स्पेशियल इंटरेक्शन थ्योरी को मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एडवर्ड उलमैन एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अधिवास भूगोल और परिवहन भूगोल में अपना योगदान मुख्य रूप से दिया था। इन्होंने अधिवास और परिवहन में आने वाले क्षेत्रीय समस्याओं को भौगोलिक तरीकों से समाधान करने का प्रयास किया था और परिणाम स्वरूप इन्होंने मुख्य रूप से दो थ्योरी को दिया था। उनमें पहला थ्योरी इनका था बहुनाभिक सिद्धांत, जिसे इन्होंने हैरिस महोदय के साथ मिलकर 1945 में प्रतिपादित किया था, और दूसरा स्पेशियल इंटरेक्शन थ्योरी, इसे इन्होंने साथियों 1956 में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, जिसे पुनः 1983 में इस पर कुछ और संशोधन इन्होंने किए थे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, स्पेशियल इंटरेक्शन थ्योरी को इन्होंने पूर्ण रूप से 3 शर्तों के आधार पर पूर्ण रूप से बताने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया है कि किन्हीं दो स्थानों के बीच पूर्ण रूप से सफल अंतर संबंध तभी हो सकता है जब दो स्थानों के बीच आने वाले रुकावटों बाधाओं को दूर किया जा सके। तो इन्होंने दो स्थानों के बीच जो रुकावटें समस्या पैदा होती थी आने जाने में, उसको इन्होंने 3 कारकों के आधार पर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। साथियों, इन्होंने अपने सिद्धांत को पूरा करने के लिए 3 शर्त बताए थे। पहला शर्त था संपूरकता अर्थात कम्प्लीमेंटरिटी। दूसरा शर्त था इनका स्थानांतरणीयता अर्थात ट्रांसफरेबिलिटी, और इनका तीसरा शर्त था हस्तक्षेप करने का अवसर अर्थात बीच का मौका, जिसे इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी भी हम लोग कहते हैं। तो पहला इनका जो था संपूरकता, इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया कि किन्हीं दो स्थानों के बीच स्थानिक पारस्परिक संबंध तभी सफल हो सकता है जब दोनों स्थानों में एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का उसमें क्षमता हो। जैसे कि मान के चलिए किसी एक स्थान पर बाजार स्थापित किया जाता है, तो वहाँ पर आसपास के लोगों वहाँ पर क्यों आएंगे एक शर्त पर। यहाँ पर एक शर्त है कि उन लोगों को उस बाज़ार में आने पर उनकी जो आवश्यकताएं होगी, उपभोग की वस्तु होगा, उसको वहाँ से वो लोग खरीद के अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो संपूरकता कहने का मतलब है, अगर कहीं हम बाज़ार का स्थापित करते हैं तो उस बाज़ार में एक खरीदने वाला जनसंख्या चाहिए और उसके आसपास के लोग हैं, उनको वहाँ से आवश्यकता पूर्ति हो रहा है। तो इस तरह से बाजार और उस आसपास के जो बस्ती वहाँ अधिवास होगा, उन दोनों के बीच एक पारस्परिक अंतर संबंध स्थापित होगा। तो वह अंतर संबंध इस ध्येय से स्थापित होगा कि दोनों के एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति वहाँ पर हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल से हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कहीं पर एक फैक्ट्री लगाया जाता है, तो उस फैक्ट्री में लगाया जाता है, तो उस फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए? उस फैक्ट्री के लिए कच्चा माल चाहिए, शक्ति चाहिए, विद्युत चाहिए। उस फैक्ट्री में काम करने के लिए एक उचित संख्या में श्रमिक चाहिए। तो वैसे स्थान पे वह उद्योग स्थापित किया जाएगा और सफल होगा जब उसमें काम करने के लिए, उसको चलाने के लिए, संचालित करने के लिए एक निश्चित संख्या में श्रमिक हो, जल की आपूर्ति हो, एक अच्छा उचित स्थान हो, उसके बाद वहाँ पे उत्पादित की गई वस्तुओं को खरीदने के लिए एक अच्छा बाजार हो। तो इस तरह से देखा जाए तो तीनों एक दूसरे के संपूरक का काम करते हैं। साथियों, इन्होंने अपना दूसरा शर्त जो रखा था स्थानांतरणीयता अर्थात ट्रांसफरेबिलिटी, इस शर्त को इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि भले ही किन्हीं दो स्थानों के बीच संपूरकता हो अर्थात एक दूसरे की आवश्यकता को आपूर्ति करने की क्षमता हो, एक दूसरे के जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की दो स्थानों के बीच क्षमता हो, लेकिन उन दोनों के बीच पूरा करने के साथ साथ यह देखा जाता है कि वह दूरी एक दूसरे से कितना दूर है। अगर माना जाए कि मुझे किसी दूसरे स्थान से कुछ वस्तुओं को हम आयात करते हैं और उस वस्तु को जो आयात करेंगे तो हमको वहाँ जाने में आने में जो खर्च होगा, उस लागत, परिवहन लागत को अगर हम देखते हैं, जो मेरा उस वस्तु की कीमत है, उस वस्तु के कीमत जो होगा उससे अगर कहीं मेरा आने जाने का खर्च अधिक होगा, तो इस दौरान, इस अवस्था में तो जो दो स्थानों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित किया जाएगा वो तो संभव नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो स्थानों के बीच हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर तभी जाएंगे जब हमारी जो आवश्यकता है वो दूसरे स्थान से पूरा हो जाए।
लेकिन हम वहाँ जब जाएंगे लाने के लिए किसी अपने जो ज़रूरत का सामान है, और वो सामान को हम जितना उसकी कीमत होगा उससे कहीं हमको आने जाने में खर्चा होगा, तो फिर उस स्थान पे हम क्यों जाएंगे उसे लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक स्थानांतरणीयता अर्थात अपनी जो ज़रूरत के सामान वस्तु हो आदान प्रदान जो किया करने की जो वस्तु उसको करने के लिए एक निश्चित एक उचित जगह हो, कोई नोड हो, कोई मिलन स्थल हो, स्थानांतरित करने की जगह बनाया गया हो। जैसे कि माना जाए, जैसे कि हम अपने देश के अंदरी भागों से बहुत सारे कच्चे पदार्थों को उत्पादित करके उसको हम लोग समुद्र तक पटना तक ले आते हैं, और फिर बंदरगाह में उसको वहाँ से फिर लोडिंग करके बड़े बड़े जलयानों के थ्रू दूसरे कंट्री में सप्लाई कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफरेबिलिटी का वहाँ पर अर्थात स्थानांतरणीयता का एक वहाँ पे जगह बनाया गया है, एक नोड बनाया गया है। उस तरह से बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जिसे कि हम लोग सब स्टेशन बोल सकते हैं, बस अड्डा बोल सकते हैं, जहाँ से हम एक स्थान से दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ अपना वस्तु को आदान प्रदान करते हैं, ताकि दोनों का जो लागत परिवहन लागत होता है वो कम से कम हो। तो यही इन्होंने कहने का प्रयास किया था कि दो स्थानों के बीच पारस्परिक संबंध तभी सफल होगा जब दो स्थानों के बीच स्थानांतरणीयता का जो घटक इन्होंने बताया वह जो लाभ होगा वो लाभ होने का अवस्था में होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ जाने के बाद हमको जो वहाँ से लाभ होगा वो हमारा लागत से अधिक हो जाएगा, तो इस अवस्था में यह सिद्धांत सफल नहीं होगा। इनका तीसरा शर्त था इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी अर्थात बीच का अवसर या हस्तक्षेप करने का अवसर। तो इसमें इन्होंने यह एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि माना कि किन्हीं दो स्थानों के बीच समान वस्तुओं का आवश्यकताओं को आदान प्रदान किया जा रहा है, एक दूसरे की आवश्यक ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है, लेकिन कहीं वही वस्तु को जो दूसरा व्यक्ति हमको दूसरा स्थान से पूर्ति किया जा रहा है, अगर वो वस्तु को कहीं मेरे आसपास नज़दीक से ही वो वस्तु को अगर कोई हमको देने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर हम तीसरा के पास क्यों जाएंगे। हम कहीं सामने वाला व्यक्ति से ही तो वो वस्तु को हम खरीद सकते हैं। तो फिर अगर ऐसी अवस्था कहीं पाई जाती है तो ऐसी अवस्था में किन्हीं दो स्थानों के बीच जो जहाँ से पारस्परिक संबंध स्थापित करने की संभावना है वो संभावना खत्म हो जाएगी। तो इनका कहने का मतलब है अगर दो स्थानों के बीच कहीं अगर वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है तो कोई तीसरा स्थान वस्तु या तो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, इसको हम एग्जाम्पल से बता दें, अगर कहीं एक फैक्ट्री स्थापित किया जाता है और वहाँ पर उस फैक्ट्री से जितना सामान प्रोडक्ट वहाँ से तैयार हो रहा है उसको खरीदने के लिए उचित संख्या वहाँ पर है, लेकिन वही फैक्ट्री को वही आसपास में कहीं और स्थापित कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि जो पहला फैक्ट्री खुला वहाँ पर स्थापित किया गया है उसका उसका जो उपभोक्ता लोग होंगे उसका संख्या कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर वैसी सेम प्रोडक्ट को उत्पादित करने वाला फैक्ट्री खुल गया है। तो ऐसी अवस्था में वहाँ पर वो जो एक दोनों फैक्ट्री और वहाँ के लोगों के बीच जो स्थानिक संपर्क स्थापित हो रहा था वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, घट जाएगा, और कहीं तो असंभव हो सकता है इस अवस्था में। इस तरह से देखा जाए तो इन्होंने तीन मुख्य रूप से जो शर्त बताए थे, पहला संपूरकता और तीसरा और तीसरा स्थानांतरणीयता का और चौथा बीच का अवसर। तो तीनों कहीं ना कहीं इन्होंने जिस तरह से 1956 में सिद्धांत को प्रतिपादित किया, कहीं ना कहीं वह अपने ढंग से अपने अवस्था अपने समय के अनुसार इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। लेकिन साथियों अगर इसे आजकल के अभी के दौर में अगर इसे तुलना किया जाए तो कहीं ना कहीं इसमें यह कमी रह गया है कि क्योंकि आजकल जिस तरह से परिवहन और संचार की व्यवस्था बहुत तेज़ गति से स्थापित हो गई है, हवाई जहाज़ सैटेलाइट के द्वारा बहुत सारा ऐसा कुछ है, संचार के माध्यम से हम लोग बहुत तीव्र गति से जो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका सिद्धांत आज की अवस्था में पूर्ण रूप से उतना सक्सेस नहीं कर सकते हैं सफल। लेकिन हाँ, उन्होंने 1956 में जब इसे स्थापित किया था तो उस दौर में अपने दूरदृष्टि से इन्होंने जो मुख्य रूप से भौगोलिक वस्तुओं को भौगोलिक तथ्यों को इन्होंने सम्मिलित करके यह बताने का प्रयास किया कि दो स्थानों के बीच स्थानिक संबंध जो स्थापित होगा वह कहीं ना कहीं इन तीन शर्तों के अनुसार ही संभव हो सकता है। तो जाहिर सी बात है अपने अनुसार जो इन्होंने बताया वो बहुत हद तक सही बताया है। तो साथियों यही था इनका संक्षेप में स्थानिक पारस्परिक अंतरक्रिया का सिद्धांत।